हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इम्प्रेसिव लर्निंग। तो जैसा कि हम उत्तराखंड हिस्ट्री में कवर कर रहे थे अपने चंद राजवंश को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने बालो कल्याण चंद के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम जानेंगे अगले शासक रुद्रचंद को। तो आज का जो हमारा पहला शासक रहेगा वो रहेगा रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद जो बालो कल्याण चंद के बाद शासक बनता है। अब देखिए ये जो रुद्रचंद था, ये जो रुद्रचंद रहा था, जो चंद राजवंश का शासक रहा था रुद्रचंद्र, इसने 1565 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक शासन करा। तो 1565 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक जो शासन रहा था, जो शासक रहा था, वो रुद्रचंद रहा था, जो कि एक चंद राजवंश का शासक रहा था। अब देखिए जिस समय रुद्रचंद शासन करता है, या ये जो 1565 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक का समयकाल है, उस समय जो भारत था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा था और दिल्ली सल्तनत में उस समय मुगलों का साम्राज्य स्थापित था। और मुगल साम्राज्य का उस समय जो शासक था वो था सम्राट अकबर। ठीक है, तो उस समय शासक कौन रहा था? सम्राट अकबर रहा था। तो सम्राट अकबर के ही समयकाल में चंद राजवंश का शासक बनता है कौन? रुद्रचंद। और ये जो रुद्रचंद होता है ये सम्राट अकबर के समकालीन था। ठीक है, इसके समकालीन रहा था। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि सम्राट अकबर या फिर अकबर के समकालीन कौन सा चंद शासक रहा था, अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो उसका आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। रुद्रचंद जो था वो सम्राट अकबर के समकालीन था। पहला पॉइंट हमारा यह बन जाता है। अब इसकी जो हमें जानकारी मिलती है, जो ये पता चलता है कि यह इसके समकालीन रहा था, ये हमें पता चलती है अबुल फजल की आईने अकबरी से। देखिए सम्राट अकबर के ही दरबार में एक कवि या फिर इतिहासकार रहता था, कौन? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। इस अबुल फजल ने एक पुस्तक की रचना करी जिसे हम कहते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी। ठीक है, तो इसने क्या करा? आईने अकबरी की रचना करी। इस आईने अकबरी में इसने क्या कहा कि जो रुद्रचंद रहा था वो किसके समकालीन रहा था? सम्राट अकबर के समकालीन रहा था। साथ ही साथ इस अबुल फजल की आईने अकबरी से हमें एक और बात यह पता चलती है कि उस समय जो कुमाऊं सरकार थी, जो कुमाऊं सरकार थी, वो दिल्ली सूबे के अधीन थी। ठीक है, दिल्ली सूबे के अधीन थी, या फिर दिल्ली सूबे के, या फिर ये जो कुमाऊं सरकार थी उसे दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया था। तो यहाँ पर हमारी बात निकल के आई कि रुद्रचंद जो था वो सम्राट अकबर के समकालीन था और सम्राट अकबर, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो मिल जाती है अबुल फजल की आईने अकबरी में। और इसी अबुल फजल की आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। इसी के बाद एक पॉइंट हमारा यह बनता है कि रुद्रचंद जो था वो चंद राजवंश का पहला शासक था जिसने तराई की ओर रुख करा। तो चंद राजवंश का पहला शासक जिसने तराई की ओर रुख करा वह कौन था? रुद्रचंद था। ठीक है, जिसने तराई की ओर रुख करा, तराई की ओर रुख करा। ठीक है, तो तराई की ओर रुख करने वाला पहला चंद राजवंश का शासक कौन था? वह था रुद्रचंद। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर चंद राजवंश जब शासन कर रहा था, मैं आगे इसको बताऊंगा कहानी कि जब चंद राजवंश शासन कर रहा था तो उस समय एक अन्य शासक हुसैन खां तराई क्षेत्र पर आक्रमण करता है। उससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि जो सम्राट अकबर था, ठीक है, जिस समय सम्राट अकबर शासन कर रहा था उस समय लगभग 1587 ईस्वी में रुद्रचंद ने इसकी अधीनता स्वीकार करी। ठीक है, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। अकबर की अधीनता स्वीकार करी।
यानी कि 1587 ईस्वी में क्या हुआ, 1587 ईस्वी में रुद्रचंद ने क्या करा, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करा। इससे पूर्व तक यह अकबर के अधीन नहीं था, लेकिन 1587 ईस्वी में इसने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। देखिए इससे पूर्व होता क्या है, मैंने आपको इससे पहला पॉइंट बताया कि यह चंद राजवंश का पहला शासक था जिसने तराई की ओर आक्रमण करा। अब इसने तराई की ओर रुख करा, तराई की ओर इसने रुख क्यों करा, यह जब बात आती है तो इससे पूर्व हुआ क्या था, सन 1568 ईस्वी में 1568 ईस्वी में क्या होता है, हुसैन खां उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ठीक है, हुसैन खां क्या करता है, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर आक्रमण करता है, तराई क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब जब यह आक्रमण करता है तो इसी आक्रमण को रोकने के लिए या फिर तराई क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए रुद्रचंद तराई क्षेत्र की ओर रुख करता है और इस हुसैन खां के बीच, इस हुसैन खां और रुद्रचंद के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है। ठीक है, हुसैन खां के बीच और रुद्रचंद के बीच एक युद्ध होता है, जिस युद्ध में हुसैन खां की पराजय होती है और इसी पराजय के बाद जो तराई का क्षेत्र होता है वो किसके पक्ष में आ जाता है, वो रुद्रचंद के पक्ष में आ जाता है। और इसी युद्ध के बाद रुद्रचंद क्या करता है, इस तराई के क्षेत्र पर एक नगर की स्थापना करता है जिसे आज हम रुद्रपुर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि तराई क्षेत्र में रुद्रपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो उसका आंसर हो जाएगा रुद्रचंद के द्वारा। क्यों करी गई, तो आपको पता है कि हुसैन खां के साथ युद्ध हुआ, इसी हुसैन खां के युद्ध के बाद जो उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र था रुद्रपुर, वहां एक नगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। आगे हम इसी हुसैन खां के बारे में जो अन्य जानकारियां बन जाती हैं उसको समझते हैं। देखिए हुसैन खां जो रहा था वो जब तराई के क्षेत्र से या फिर तराई क्षेत्र से पराजित हुआ, जब उसे रुद्रचंद ने पराजित करा तो उसी के पश्चात एक नागौर का युद्ध होता है। ठीक है, इस नागौर का जो युद्ध था वो अकबर की तरफ से भी लड़ा गया था। तो इस नागौर के युद्ध में इस हुसैन खां की मृत्यु हो जाती है और यह युद्ध अकबर की तरफ से जो लड़ा गया वो रुद्रचंद ने ही लड़ा था। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना के लिखता हूँ कि नागौर का युद्ध में, नागौर के युद्ध में अकबर का साथ दिया था किसने, अकबर का साथ रुद्रचंद ने दिया था। ठीक है, तो रुद्रचंद ने भी अकबर का साथ दिया था इस नागौर के युद्ध में। क्योंकि रुद्रचंद उस समय अकबर के अधीन था, इसीलिए इसने नागौर के युद्ध में भी भाग लिया था। अब देखिए ये जो युद्ध था इसमें हो जाती है अकबर की विजय। ठीक है, इस युद्ध में हो जाती है अकबर की विजय। इसी विजय के पश्चात जो अकबर था वो रुद्रचंद से प्रभावित होकर रुद्रचंद को 84 माल परगने की जमीन, 84 माल परगने की जमीन उपहार में देता है। जमीन क्या करता है, उपहार में देता है। और साथ साथ दूसरा पॉइंट यह भी बन जाता है कि यह इसे जमींदार नाम से संबोधित करता है। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि संबोधित करता है, अगर आपका क्वेश्चन बने कि नागौर के युद्ध में अकबर का साथ किसने दिया, तो उसका उत्तर हो जाएगा रुद्रचंद ने। साथ साथ यह भी पूछा जा सकता है कि अकबर ने किस चंद राजवंश के शासक को 84 माल परगने की जमीन दान करी या फिर उपहार स्वरूप दी, तो उसका आंसर भी हमारा यहाँ पर रुद्रचंद बन जाएगा। अब देखिए कुछ इतिहासकार का कहना है कि ये जो 84 माल परगने की जमीन थी, इसी 84 माल परगने की जमीन में बाद में रुद्रचंद ने क्या करा, रुद्रपुर नगर की स्थापना करी। ठीक है, कुछ इतिहासकार का यह भी कहना है कि जो रुद्रपुर नगर है वो जब अकबर ने 84 माल परगने की जमीन दी रुद्रचंद को दान स्वरूप, तो उसी क्षेत्र पर रुद्रपुर नगर की स्थापना करी गई रुद्रचंद के द्वारा। ठीक है, इसी के बाद रुद्रचंद ने अल्मोड़ा के मध्य, ठीक है, अल्मोड़ा के मध्य मल्ला महल का निर्माण करा।
मल्ला महल का निर्माण करा। ठीक है, तो मल्ला महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो मल्ला महल का जो निर्माण करा गया वो रुद्रचंद के द्वारा करा गया। देखिए आपके लिए एक तो इस महल का नाम पूछ लेता है, मल्ला महल, ठीक है, और दूसरा पूछ लेता है यह मल्ला महल कहाँ स्थित है, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि इस मल्ला महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो ये जो मल्ला महल था उसका जो निर्माण कराया गया वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो रुद्रचंद के द्वारा वो मल्ला महल का निर्माण कराया गया था। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, ये जो रुद्रचंद था यह एक विद्वान भी रहा था और इसने 4 पुस्तकों की रचना करी। ठीक है, तो 4 पुस्तकों की रचना इसके द्वारा करी गई, जिसमें सबसे पहली जो पुस्तक है वो है सैनिक शास्त्र। सैनिक शास्त्र, ठीक है, जो पहली पुस्तक की इसने रचना करी वो थी सैनिक शास्त्र। दूसरी जो पुस्तक थी वो थी धर्म निर्णय। धर्म निर्णय। तीसरी जो पुस्तक की इसने रचना करी वह थी उषा रुद्र गोधमा। उषा रुद्र गोधमा। और चौथी जो पुस्तक की इसके द्वारा रचना करी गई वह थी ययाति चरितम। ययाति चरितम। ठीक है, तो 4 पुस्तकों की इसने रचना करी, जिसमें सबसे पहली पुस्तक थी सैनिक शास्त्र, दूसरी पुस्तक थी धर्म निर्णय, तीसरी थी उषा रुद्र गोधमा और चौथी पुस्तक रही थी ययाति चरितम। अब इसी के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जो सबसे पहली पुस्तक है, ठीक है, जो सैनिक शास्त्र सबसे पहली पुस्तक की इसने रचना करी वो आधारित थी पक्षी आखेट में। ठीक है, पक्षी आखेट से संबंधित थी, यानी कि ये जो पुस्तक रही थी सैनिक शास्त्र ये पक्षियों के शिकार पर आधारित पुस्तक रही थी। और जो दूसरी पुस्तक धर्म निर्णय थी इसकी रचना इसने इसलिए करी क्योंकि यह अपने साम्राज्य में एक नई सामाजिक व्यवस्था को चाहता था। तो नई सामाजिक व्यवस्था के लिए इसने क्या करा, एक पुस्तक की रचना करी जिसका नाम था धर्म निर्णय। ठीक है, व्यवस्था। तो नई सामाजिक व्यवस्था से संबंधित पुस्तक धर्म निर्णय थी और ययाति चरितम जो पुस्तक रही थी वो एक संस्कृत नाटक पर आधारित थी। ठीक है, संस्कृत नाट्य पर आधारित पुस्तक थी, पर आधारित। तो 4 प्रकार की पुस्तकें इसके द्वारा रचना करी गई, जिसमें सबसे पहली सैनिक शास्त्र, धर्म निर्णय, उषा रुद्र गोधमा और ययाति चरितम पुस्तक रही थी। ठीक है, इसी के बाद इसने उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा का प्रचार करा। ठीक है, उत्तराखंड में जो संस्कृत शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया। ठीक है, संस्कृत शिक्षा को इसके द्वारा बढ़ावा दिया गया और साथ साथ इसने गुरु, वैद्य, पौराणिक जैसे पद को भी सुशोभित करा। ठीक है, गुरु वैद्य पौराणिक पद भी इसने सुशोभित करे। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन बने कि उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया तो वो भी रुद्रचंद के द्वारा किया गया। और साथ साथ जो गुरु वैद्य पौराणिक के पद थे वो भी किसने अपने साम्राज्य में निर्धारित करे, वह था रुद्रचंद। रुद्रचंद के द्वारा ही गुरु वैद्य पौराणिक और अन्य पदों का निर्धारण किया गया। 2 प्रकार की इसने कचहरी का निर्माण करा, जिसमें सबसे पहली जो कचहरी थी वो थी न्योवली। ठीक है, तो इसने क्या करा, 2 प्रकार की कचहरी का निर्माण कराया। कचहरी, ठीक है, 2 प्रकार की इसने कचहरी का निर्माण करा, जिसमें सबसे पहली जो कचहरी थी वो थी न्योवली और दूसरी जो कचहरी थी वो थी विष्टावली। ठीक है, 2 प्रकार की इसने कचहरी का निर्माण करा, न्योवली और विष्टावली। 1590 ईस्वी के आसपास इसने मल्ल वंश के शासक हरिमल्ल को पराजित करा। मल्ल वंश के शासक हरिमल्ल को पराजित करा। ठीक है, तो हरिमल्ल के साथ इसका युद्ध हुआ 1590 ईस्वी में, जिसमें हरिमल्ल क्या हुआ, पराजित हुआ था। इसी के बाद इसने 1591 ईस्वी में
गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करा। गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करा। उस समय गढ़वाल का जो शासक था, ठीक है, जो गढ़वाल का उस समय शासक था वह था बलभद्र शाह। ठीक है, तो गढ़वाल का शासक उस समय कौन था? बलभद्र शाह था। तो बलभद्र शाह किसके टाइम पीरियड पर गढ़वाल का शासक था? रुद्रचंद के टाइम पीरियड पर। और इसी रुद्रचंद ने बलभद्र शाह के शासनकाल में आक्रमण करा था 1591 ईस्वी में। ठीक है, तो दोनों के बीच एक युद्ध होता है जिसे हम ग्वालदम का युद्ध या फिर बधानगढ़ का युद्ध कहते हैं। तो ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम या फिर मैं कह लूं बधानगढ़ का युद्ध, बधानगढ़ का युद्ध। ठीक है, तो ग्वालदम या फिर बधानगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? ग्वालदम या फिर बधानगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो बलभद्र शाह के बीच और रुद्रचंद के बीच लड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पर इस युद्ध में जो रुद्रचंद का सेनापति था उसका नाम था पुरुषोत्तम पंत। ठीक है, तो बधानगढ़ का युद्ध या फिर जो ग्वालदम का युद्ध था उसमें रुद्रचंद का जो सेनापति था, रुद्रचंद का जो सेनापति था उसका नाम था पुरुषोत्तम पंत। क्या था? पुरुषोत्तम पंत। ठीक है, पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति रहा था। इसी पुरुषोत्तम पंत को पुरखू पंत भी कहा जाता है। पुरखू पंत भी इसे कहा जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि पुरखू पंत किसका सेनापति रहा था तो उसका आंसर हो जाएगा रुद्रचंद का। या फिर पूछ लेगा रुद्रचंद का सेनापति कौन था? वह था पुरखू पंत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पुरुषोत्तम पंत को एक और संज्ञा दी जाती है। पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस। कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, तो कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का जो रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है वो पुरुषोत्तम पंत को या फिर पुरखू पंत को कहा जाता है। इसी रुद्रचंद के द्वारा ओली खसों का या फिर ओली खसों का एक वर्ग बनाया गया, ओलियों का एक वर्ग बनाया गया। ये जो ओली वर्ग होते थे इनका जो कार्य था वो ओले गिरने पर क्या था? ओले गिरने पर थाली बजाकर सबको सतर्क करना था। तो रुद्रचंद के द्वारा ही ओली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया गया। ठीक है, और इन ओली ब्राह्मणों का कार्य जो था वो था ओले गिरने पर थाली बजाकर सबको सतर्क करना, थाली बजाकर सतर्क करना। ठीक है, साथ ही साथ इसने क्या करा, जो इसके दरबार में केनी खस हुआ करते थे उनका भी इसने कार्य निर्धारित करा। ठीक है, केनी खसों का कार्य निर्धारित करा, केनी खसों का कार्य निर्धारित करा, केनी खसों का कार्य निर्धारित करा। और इन केनी खसों का जो कार्य होता था वो होता था अनाज का छठा भाग वसूल कर, अनाज का जो छठा भाग होता था या छठा भाग कह लें इसे, जो छठवां भाग होता था, छठा भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाना। ठीक है, छठा भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाना हुआ करता था। तो अनाज का छठा भाग छठा भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाना जो कार्य हुआ करता था वो केनी खसों का ही कार्य हुआ करता था। इसी के साथ साथ जो शेष समस्त जनता हुआ करती थी उस शेष समस्त जनता को पौड़ी 15 विश्वा कहा जाता था। और इस रुद्रचंद की जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें अकबरनामा से। अकबरनामा से पहला जो हमारा इसका जानकारी का स्रोत है वो है अकबरनामा, और दूसरा जो हमारा इसकी जानकारी का स्रोत है वो है नित्यानंद मिश्र के 5 ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, 5 ताम्रपत्र
अभिलेख। ठीक है, तो इसकी जो जानकारी का जो स्रोत है, जो रुद्रचंद की हमें जानकारी मिलती है, वो हमें नित्यानंद के 4 ताम्रपत्र अभिलेखों से मिलती है। ये 5 नहीं होगा, ये 4 ताम्रपत्र अभिलेख होगा। तो नित्यानंद के 4 ताम्रपत्र अभिलेख ऐसे थे जिससे हमें इस रुद्रचंद की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो अगला शासक आएगा वो आएगा रुद्रचंद का पुत्र। इस रुद्रचंद के पश्चात जो रुद्रचंद का पुत्र होता है लक्ष्मीचंद, वो अगला शासक बनता है। और ये जो शासक था ये 46वां शासक था। तो 46वां शासक चंद राजवंश का कौन बनता है? लक्ष्मी चंद, या फिर जिसे लक्ष्मण चंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मण चंद कहें या फिर लक्ष्मी चंद कहें, यह जो होता है वो चंद राजवंश का अगला शासक होता है। देखिए, ये जो लक्ष्मी चंद या फिर लक्ष्मण चंद रहा था, ये रुद्रचंद का ही पुत्र रहा था। रुद्रचंद का छोटा पुत्र जो था वो लक्ष्मी चंद या फिर लक्ष्मण चंद था। अब अगर मैं रुद्रचंद की बात करूं तो रुद्रचंद के यहाँ पर रुद्रचंद के 2 पुत्र थे। ठीक है, रुद्रचंद के 2 पुत्र रहे थे, जिसमें इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था शक्ति गोसाई। ठीक है, शक्ति गोसाई। शक्ति गोसाई इसका बड़ा पुत्र रहा था, और जो इसका छोटा पुत्र था वह था यह लक्ष्मी चंद, जो चंद राजवंश का अगला शासक बनता है और 1597 ईस्वी से 1622 ईस्वी तक शासन करता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं शक्ति गोसाई की बात करूं तो शक्ति गोसाई जो शासक रहा था या फिर जो पुत्र रहा था रुद्रचंद का, वो जन्म से ही अंधा था। ठीक है, जन्म से क्या था? यह अंधा था, जिस कारण इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है शक्ति गोसाई को। तो शक्ति गोसाई को कहा जाता है कुमाऊं का धृतराष्ट्र। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो लक्ष्मीचंद की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसे यह शक्ति गोसाई ही देखता था। ठीक है, तो प्रशासनिक कार्य जितने भी होते थे या प्रशासनिक व्यवस्था जो भी थी वो देखता था कौन? यह शक्ति गोसाई, जिसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता था। अब अगर लक्ष्मीचंद के बारे में बताऊं तो लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण करा। ठीक है, ये जो लक्ष्मीचंद था इसने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण करा। ठीक है, 8 बार इसने गढ़वाल पर आक्रमण करा था। कहाँ? गढ़वाल क्षेत्र पर। और गढ़वाल क्षेत्र पर इसने जब 8 बार आक्रमण करे तो उनमें से 7 आक्रमणों में इसकी पराजय हुई। 7 आक्रमणों में इसकी पराजय हुई थी। ठीक है, जिस कारण जितने भी ये 7 आक्रमणों में इसकी पराजय होती थी, यह भाग जाता था, यह युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता था, जिस कारण इसे लखुली बिराली या फिर भीगी बिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है लखुली बिराली या फिर जिसका अर्थ है भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि लखुली बिराली या फिर भीगी बिल्ली किस चंद शासक को कहा जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी चंद को। ठीक है, लक्ष्मी चंद को ही लखुली बिराली या फिर भीगी बिल्ली कहा जाता है। इसी लक्ष्मी चंद ने मुगल बादशाह को गूंठ नामक पहाड़ी घोड़े भेंट करे। गूंठ नामक पहाड़ी घोड़े भेंट करे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि मुगल बादशाह को किसने गूंठ नामक पहाड़ी घोड़े भेंट करे थे, तो उसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी चंद ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि गूंठ नामक पहाड़ी घोड़े किसने या फिर किस चंद शासक ने किस मुगल बादशाह को भेंट करे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद इसने 1602 ईस्वी के आसपास 1602 ईस्वी में इसने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करा।
बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करा, और साथ साथ जो नरसिंह बाड़ा मंदिर है, नरसिंह बाड़ा मंदिर है, उसका निर्माण भी इसी लक्ष्मीचंद ने करवाया था। ठीक है, तो नरसिंह बाड़ा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? नरसिंह बाड़ा मंदिर का निर्माण जो कराया गया वो कराया गया लक्ष्मीचंद के द्वारा। तो रुद्रचंद के यहाँ पर दो पुत्र थे, पहला पुत्र था शक्ति गोसाई और दूसरा पुत्र था लक्ष्मीचंद। इसी के साथ साथ इसमें जो 8वां युद्ध था, जिस युद्ध में ये विजय हुआ था, इस युद्ध में इसका जो सेनापति था वो था गैणा सिंह। ठीक है, जो इसका सेनापति था वह था गैणा सिंह, सेनापति था इसका गैणा सिंह। और जो पवार वंश था, जो पवार वंश जिसके साथ इसका युद्ध हुआ था, 8 बार जिसने इस बार आक्रमण किया था, इस पवार वंश का जो सेनापति था वह था खतड़ सिंह। ठीक है, तो खतड़ सिंह और गैणा सिंह क्या थे? सेनापति थे। किसके? चंद राजवंश का सेनापति गैणा सिंह था और पवार वंश का जो सेनापति रहा था वो खतड़ सिंह रहा था। इसी युद्ध में जो 8वां युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था, 7 युद्ध में तो इसको पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो एक युद्ध जो लड़ा गया था, जो 8वां युद्ध लड़ा गया था जिसमें इसकी विजय हुई थी, इस युद्ध में इसका जो सेनापति रहा था वो गैणा सिंह रहा था, लेकिन पवार वंश का जो सेनापति था वो था खतड़ सिंह। इसी 8वें युद्ध में इस खतड़ सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण हम हर वर्ष खतड़वा त्योहार मनाते हैं। तो खतड़वा त्योहार क्यों मनाया जाता है, अगर आए या फिर आए किसकी याद में मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा खतड़ सिंह की याद में, जो किसके समकालीन था या फिर किस चंद राजवंश के समकालीन रहा था? लक्ष्मीचंद के समकालीन रहा था। अगर आपका लक्ष्मीचंद नहीं है ऑप्शन में तो आपका शक्ति गोसाई आंसर होगा। ठीक है, तो यहां यह थी रुद्रचंद के दो पुत्र शक्ति गोसाई और लक्ष्मीचंद के बारे में। तो आज के लेक्चर में हमने रुद्रचंद के बारे में जाना, जो कि चंद राजवंश का एक शासक था, और साथ साथ जो 47वां शासक था लक्ष्मीचंद, उसके बारे में हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले शासकों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।